नेक्स्ट टॉपिक इस बात ब्लड ट्रांसपोर्ट इन मैन का हम फोकस करेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ वही है कि हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को देखा था। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वही तीन हैं, दैट एक हमारे पास जो है वो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, जिसमें यहाँ पे स्पेसिफिकली हम ब्लड को डील करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैन। सेकेंड वी आर हैविंग द हार्ट जो कि पंपिंग ऑर्गन है, और थर्ड वी आर हैविंग द ब्लड वेसल्स। वन बाय वन जो है हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ब्लड, इसको डिस्कस करेंगे। इसके कंपोनेंट्स डिफरेंट। लाइक द फर्स्ट कंपोनेंट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है इसके अंदर, प्लाज्मा के अलावा इसके अंदर ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स में आरबीसीज हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हैं। फंक्शंस ऑफ ब्लड आ जाते हैं, ब्लड आ जाता है। उसके बाद उसी के डिसऑर्डर्स हैं। सेकेंड पंपिंग ऑर्गन हार्ट है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। लाइक वी विल डिस्कसिंग द ब्लड सेल्स में आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, और इसके बाद फंक्शंस ऑफ ब्लड। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलेटरी फ्लूइड है। सर्कुलेटरी फ्लूइड में डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस, हार्मोन्स वगैरह सब मौजूद हैं। द वेज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बॉडी। इट इज़ मेड ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। पहला प्लाज्मा प्रोटीन्स है और दूसरा जो है वो ब्लड सेल्स हैं। तो दो मेजर कंपोनेंट्स प्लाज्मा एंड सेकेंड इज़ द ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में और जो है लाइक दे आर हैविंग नॉर्मल पर्सन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेट अबाउट 55% वॉल्यूम द ब्लड, और बाकी 45% जो है वो ब्लड सेल्स बनाते हैं। सेल लाइक बॉडीज़ है, क्योंकि ब्लड सेल्स में आपके पास आरबीसी डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं। उसके अलावा सेल लाइक बॉडीज़ में प्लेटलेट्स वगैरह जो हैं दे आल्सो कम। इसके बाद जो है नीचे परसेंटेज कुछ बताएंगे। लाइक वी आर हैविंग द इनऑर्गेनिक आयंस और मिनरल आयंस। फर्स्ट जो है वो आप इसमें बता सकते हैं दैट इनऑर्गेनिक आयंस है या मिनरल आयंस है। इनऑर्गेनिक आयंस and mineral ions हैं together the inorganic ions and salts make up 0.9% of the plasma। तो यहाँ पे they make up the 0.9% of plasma, जितने भी आपके पास इनऑर्गेनिक या मिनरल आयंस वगैरह मौजूद है। नॉर्मल पीएच जो है ह्यूमन ब्लड की 7.4 है, मेंटेन बिटवीन नैरो लिमिट्स। नैरो लिमिट में मेंटेन की जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इनऑर्गेनिक आयंस एंड मिनरल आयंस। सेकेंड आता है प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स में 7 to 9% ऑफ द बाय वेट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, 7 to 9%। और इसमें देर हैविंग मोस्ट दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर, और इसमें जो है वो मेजरली ग्लोबुलिन्स है कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज़ हैं जो कि एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हो रही हैं, एंड लिम्फोसाइट्स एंड देन द पास टू प्लाज्मा इन लिव। प्रोटीन्स लाइक प्रोथ्रोम्बिन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू ब्लड। ये फंक्शन है ओके याद करना है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोथ्रोम्बिन है दैट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। अगर ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर रहा है दैट मीन्स कि पेशेंट में प्रोथ्रोम्बिन जो है वो उसकी डेफिशिएंसी है। एंड फाइब्रिनोजेन, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो बॉडी के डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। अगर बाहर से कोई एंटीजन अटैक करती है तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में जो आर्म फोर्स बनाती है दैट इज़ द ग्लोबुलिन्स या इम्यूनोग्लोबुलिन्स। थर्ड आते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। थर्ड इज़ द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है ग्लूकोज, फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, उसके अलावा जो है वो सेवरल लाइक लैक्टिक एसिड्स जो कि आपके योगर्ट में होते हैं या लैक्टोज की फॉर्म में इन द केस ऑफ मिल्क मौजूद होता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस इन मसल्स एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू लिवर। कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मेटाबोलाइज्ड टू सम एक्सटेंट बट आल्सो ऑफ द प्रिकर्सर स्टेरॉयड हार्मोन्स। बिकॉज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल बातें हैं जो आपको लाइक इसलिए मैं उसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इफ़ यू विल रीड तो यू विल गेट टू नो दैट व्हाट आर दे आर एक्चुअली सेइंग। जो वर्ड मुश्किल हुआ यहाँ पे या एनीथिंग दैट विल बी कंफ्यूजिंग दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। उसके बाद लाइक द नेक्स्ट थिंग, फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा इसका नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद है, और प्लाज्मा में ही नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद होता है।
जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म के जरिए के नतीजे में बनता है। उसके बाद वी आर हैविंग द हार्मोन्स। फिफ्थ पे जो है वो इन द केस ऑफ प्लाज्मा हार्मोन्स मौजूद है एंड इट इज़ ऑल्सो हैविंग सम काइंड्स ऑफ गैसेस। हार्मोन्स में जो है दे आर कैरिड बाय ब्लड, सो दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। हार्मोन्स में जो भी हार्मोन्स दैट आर प्रोड्यूस इन द बॉडी विच आर ग्रोथ हार्मोन्स हैं या वो सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स हैं, क्योंकि वो ब्लड के जरिए कैरी हो रहे होते हैं। सो ब्लड इज़ ऑल्सो ब्लड में जो है वो उसकी परसेंटेज भी इन्वॉल्व है। गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह रेस्पिरेशन में जो इन्वॉल्व होती हैं, दे आर ऑल्सो बीइंग कैरिड बाय द ब्लड। इसके बाद आ जाता है ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे रेड ब्लड सेल्स को, जिसमें जिसको रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बेसिकली इन्हें कहा जाता है, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में मोस्ट नंबर्स ऑफ द सेल्स इन द ब्लड क्यूबिक मिलीमीटर, नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बताया हुआ है कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर का ब्लड का होगा तो इट विल कंटेन 5 to 5.5 मिलियन सेल्स इन मेल। 5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर इन द केस ऑफ मेल्स, और इन द केस ऑफ फीमेल्स यही जो है वो 4 to 4.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर जो है वो कंटेन करते हैं। डिफरेंस होता है इन द मेल्स एंड फीमेल्स बिकॉज ऑफ द वेरी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बिकॉज एक्सर्शन फैक्टर भी आ जाता है, और उसके अलावा बॉडी मास जो है वो भी इस पर डिफर करता है। लाइक फीमेल्स का बॉडी मास भी कम होता है। उसके अलावा कंपोजिशन बताई हुई 95% ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज द रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसका सारा मेजर काम ही ऑक्सीजन कैरिंग फंक्शन होता है। जब ये सेल्स बनते हैं सो दे आर हैविंग न्यूक्लियस, लेकिन एट द मैच्योर स्टेज दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। सो यू कैन मेंशन दैट दीज सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड एट द मैच्योर स्टेज, और आफ्टर अ स्पैन ऑफ 120 डेज यानी कि 4 months के बाद दे रीजनरेट देमसेल्व्स। फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? दैट दे आर फॉर्म्ड प्रिंसिपल इन द रेड बोन मैरो एंड ऑफ शॉर्ट बोन्स सच एज स्टर्नम। स्टर्नम जो है वो रिब केज के सेंटर वाली बोन है, उसे स्टर्नम कहते हैं। रिब्स में बनता है वर्टिब्रीज, वर्टिब्रल कॉलम पूरा जो है उसके 33 वर्टिब्रीज होती हैं। उन 33 वर्टिब्रीज में भी आरबीसीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में लाइक बिफोर बर्थ दे आर फॉर्म इन द लिवर एंड स्प्लीन। लिवर और स्प्लीन में बनेंगे, और फंक्शन जो है वो इनका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं, ल्यूकोसाइट्स इन्हें कहते हैं, और दीज आर कलरलेस, क्योंकि इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट दैट दीज आर कलरलेस बॉडीज, आर कलरलेस सेल बॉडीज। और इसकी जो है वो आगे टाइप्स होती हैं, दे आर क्लासिफाइड एज नॉन ग्रैन्युलोसाइट्स या ए ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं इन्हें, नॉन ग्रैन्युलोसाइट्स या ए ग्रैन्युलोसाइट्स, और दूसरे जो है वो ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में जो है वो 3 आ जाते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज द बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। लाइक दे आर पोजेसिंग, या उनके पास जो है वो ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स है, the second is the lymphocytes. Lymphocytes and monocytes, when these are in A granulocytes. Granulocytes include neutrophils, basophils and eosinophils. They are formed in the red bone marrow. इनकी formation होती है in the red bone marrow. और ए ग्रैनुलोसाइट्स में वी आर हैविंग मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इनकी फॉर्मेशन होती है इन द लिम्फॉइड टिश्यू सच एज दोज ऑफ द लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स वगैरह। सो दे आर फॉर्म इन द लिम्फॉइड टिश्यूज।
Monocytes stay from 10 to 20 hours in the blood, then enter tissues and become tissue macrophages performing phagocytic functions. Monocytes तो है जब टिश्यू में एंटर आते हैं तो phagocytosis करते हैं. Phagocytosis is that phenomena जो कोई बाहर से एंटर होता है पार्टिकल, उसको इंगल्फ कर लेते हैं, दैट इज़ हार्मफुल. उसको इंगल्फ करके जो है वो उसकी एंटीबॉडी से रिएक्ट करवा के उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके इम्यूनिटी को, यानी कि इम्यूनिटी जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है, बॉडी जो है प्रोटेक्टेड रहती है अगेंस्ट द फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल्स. ल्यूकोसाइट्स जो है दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स. ये वही बात है कि ल्यूकोसाइट्स लाइक WBCs एज अ होल, फॉरेन इन्वेडर्स वो पार्टिकल्स हैं, वो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर डिजीज़ प्रोड्यूस करने की ससेप्टिबिलिटी रखते हैं या कैपेबिलिटी रखते हैं. And macrophages and neutrophils feed on bacteria invaders or other foreign cells, including cancer cells. They typically die in process, and their dead bodies accumulate and contribute to the white substance called pus seen at infection sites. So that is a short question, that what is pus? या आपने जो याद रखना है कि macrophages जो हैं या neutrophils, both of them bacterial invaders पर feed करते हैं and बैक्टीरियल इन्वेडर्स पर भी फीड करेंगे. कैंसरस सेल्स अगर बने उन पर भी इन्वेड करेंगे, एंड दोनों पर इन्वेड करने के बाद इफ़ दे डाई इन द प्रोसेस, लाइक ऑब्वियसली दे विल डाई इन द प्रोसेस, तो वो एक डेड मटेरियल जो है वो उसकी एक्यूमुलेशन रात की, जैसे पस कहते हैं. और जब बॉडी से पस निकलती, दैट इज़ नॉट मतलब इतना जो है वो कोई आप कहते हैं कि बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि फिजियोलॉजिकली दैट इज़ अ बेनिफिट कि बॉडी जो है दैट इज़ गेटिंग रिड ऑफ दोज टॉक्सिन्स जो कि बॉडी के अंदर एंटर हो चुके हुए हैं. उसके बाद थर्ड जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स these are not cells but are fragments. Fragments कहते हैं small pieces of large cells called megakaryocytes, and there is no nucleus in them, there is no pigment in them. Non-nucleated, non-pigmented fragments of megakaryocytes. इसकी definition है that you can define it like non-nucleated, non-pigmented fragments of megakaryocytes. तो दैट these words basically define the platelets. और इनका फंक्शन क्या है? दैट दे हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू अ सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन इनटू इनसॉल्युबल फॉर्म फाइब्रिन. फंक्शन जो है वो इनका ये कि फाइब्रिनोजेन को जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन में, सॉल्युबल प्रोटीन को इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. एंड चूँकि फाइब्रिन जो है, फाइब्रिनोजेन इज़ दैट प्रोटीन जो कि ब्लड को क्लॉट करता है, और जो क्लॉटिंग में जो मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं. फाइब्रिन इज़ दैट थ्रेड जो कि ज़ख़म के ऊपर आ जाता है और जो वोंड है उसको सील कर देता है ताकि ब्लड का और ज़्यादा आउटफ्लो ना हो और ब्लड जो है वो वेस्ट ना हो. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट. और वो टेम्परेरीली जो है वो सील कर देता है जब तक सेल्स जो है वो उनकी फॉर्मेशन नहीं होती और वो सेल्स जो है यहाँ पर बनना शुरू नहीं हो जाते. इसके बाद आ जाते हैं इसके फंक्शंस कि फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या है. First one is the maintenance of osmotic pressure. Osmotic pressure जो है वो मेंटेन रहता है बिकॉज ब्लड इज़ अ लिक्विड, और लिक्विड सब्सटेंस है, और लिक्विड सब्सटेंस जो है it because of presence of plasma proteins, it maintains colloidal osmotic pressure of the blood, 75% by albumin and 25% by globulins and almost none by fibrinogen. This percentage जो है that you have to remember. Second is the transport of materials. Materials जो है that are also transported by blood. Third is the transport of gases. Transport of gases में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही मेनली आते हैं बिकॉज दे आर मोस्टली यूज्ड
इफ़ यू टॉक अबाउट कि जो एयर है या जो हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन भी है, तो आई विल मेंशन दैट अगेन कि नाइट्रोजन जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर जाती है एज इट इज़ विदाउट एनी रिएक्शन, उतनी ही क्वांटिटी में वापस से आती है अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ इज़ द बॉडी डिफेंस, कि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म में इन्वॉल्व होते हैं। बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म में बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स में ल्यूकोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो हैं वो दे आर लार्जली इन्वॉल्व। उसके बाद फिफ्थ है अबाउट द इम्यूनिटी, ब्लड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी एज वेल। इम्यूनिटी भी जो है वो वाइट ब्लड सेल्स के थ्रू ही आती है, सो दैट बेसिकली 4 and 5 पॉइंट जो है दे आर इंटरकनेक्टेड। Sixth जो है blood produces interferon and antitoxins which are proteins and protects our body from nucleic acids and toxins of invading organisms। इंटरफेरॉन्स जो है ना, इंटरफेरॉन्स की वजह से आर्टिफिशियल इंजेक्शंस भी होते हैं जो कि हेपेटाइटिस के केस में लगते हैं, और ये क्या करते हैं कि जो वायरसेस हैं, स्पेसिफिकली वायरसेस, वो चूँकि एज अ होल बॉडी के अंदर एंटर नहीं होते बल्कि समटाइम्स अपना सिर्फ न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA या RNA जो भी उनमें है वो इंजेक्ट कर देते हैं इन द बॉडी। सो उस न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लिक एसिड बॉडी के न्यूक्लिक एसिड, बॉडी सेल्स की न्यूक्लिक एसिड के साथ मिल जाता है, और फिर जो है बॉडी उन्हीं ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लिक एसिड की कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं, दैट गिव राइज टू दोज ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। उसको रोकने के लिए इंटरफेरॉन्स दूसरे जो है वो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है ब्लड। सो यू कैन से दैट प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। From invading organisms. Seventh point is blood acts as a buffer to maintain the acid base balance। तो as a buffer जो है वो act करता है, क्योंकि buffer means that जो blood की pH है उसको maintain रखना है, और acid base balance किस तरह से होता है, that the concentration of H positive and hydroxyl ions जो है उसको maintain रखना है। H is the homeostatic mechanism। होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म लाइक जो बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे होते हैं दैट प्राइमरीली इन्वॉल्व्स ऑस्मो रेगुलेशन आ जाते हैं होम्योस्टैसिस में, एक्सक्रीशन आ जाता है, और थर्मोस्टैटिक कंट्रोल यानी कि बॉडी टेम्परेचर आ जाता है इन द केस ऑफ होम्योस्टैटिक मैकेनिज़म्स। Ninth is the exchange of materials। Exchange of materials जो है that also occurs through the blood। उसमें ब्लड में, बॉडी टिश्यू में और द ब्लड कैपिलरीज बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ज़रिए होता है। 10th is the maintain internal environment। इंटरनल एनवायरनमेंट को भी जो है मेंटेन करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड, और द लास्ट फंक्शन इज़ द ब्लड क्लॉटिंग। इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आई गेस कि ब्लड क्लॉटिंग में जो है वो ब्लड इटसेल्फ इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिनोजेन, जो कि फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्लड फंक्शंस। सो टॉकिंग अबाउट द डिसऑर्डर्स, ट्रांसपोर्टिंग मैन में हम फर्स्ट पोर्शन हमने डिस्कस किया था अबाउट सर्कुलेटिंग फ्लूइड, और इसमें जो है वो हमने बाद में डिस्कस एट दी एंड वी विल बी डिस्कसिंग द डिसऑर्डर्स। फर्स्ट इज द ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर भी कहते हैं। अब चूंकि वर्ड जो है वो कैंसर है, तो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि कैंसर इज़ द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स, और ये जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की वजह से होती है ज़्यादातर। चूँकि वर्ड लिखा हुआ है लिम्फोजीनस, लिम्फोजीनस सेल्स हैं या माइलोजीनस सेल्स हैं, लिम्फोजीनस या और माइलोजीनस सेल्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि दीज आर द स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स बेसिकली
वो सेल्स होते हैं, स्टेम मीन्स के जैसा प्लांट में स्टेम होते हैं ना, जिसने स्टेम ने जो है वो फर्दर स्टेम्स को भी ग्रो करवाना है, लीव्स को भी ग्रो करवाना है, उसी में से फ्रूट भी निकलना है, लाइक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है। सिमिलरली बेसिक सेल्स होते हैं जिन्होंने वाइट ब्लड सेल्स की सारी टाइप्स बनानी होती है, लाइक 5 टाइप्स बनानी होती हैं। तो अगर उसी में जो है वो डिफेक्ट आ जाएगा, दैट मीन्स कि जितनी 500 की 500 टाइप्स जो हैं जो बन रही हैं उनमें डिफेक्ट आ सकता है। वो 500 में भी आ सकता है, वो किसी एक में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप किसके अंदर डिफेक्ट आया है, लाइक द ल्यूकीमिया कैन बी एजिनोफिलिक ल्यूकीमिया, और उसके अलावा बेजोफिलिक ल्यूकीमिया भी हो सकता है, एंड न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया भी है, मोनोसिटिक ल्यूकीमिया भी है, और द फिफ्थ वन इज़ द लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया भी जो है वो होगा। तो ये सारी की सारी टाइप्स हैं ल्यूकीमिया की। और ल्यूकीमिया के जो पेशेंट होता है उनको जो चूँकि ब्लड के अंदर ये डिफिशेंसी डिफेक्ट होता है, तो जब ब्लड जो है वो मूव कर रहा होता है टुवर्ड्स द अदर ऑर्गन्स, तो ये डिफेक्ट जो कि बोन मैरो से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि स्टेम सेल्स जो है वो बोन मैरो में होते हैं, जो डिफेक्ट बोन मैरो से स्टार्ट होता है वो किसी भी ऑर्गन के अंदर जो है वो जाके यही डिफेक्ट जो है वो शुरू कर देता है। तो ब्लड कैंसर जो है ये फैल जाता है इन द होल बॉडी। लाइक जिस तरह नॉर्मली अगर किसी एक ऑर्गन का कैंसर होता है तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये पूरी बॉडी में जो है वो फैल जाता है। और सच अ पेशेंट, ऐसे पेशेंट को सर्वाइव करने के लिए कॉन्टिन्यूसली जो है वो ब्लड उसका चेंज करना पड़ता है। दैट इज़ अ वेरी एक अजीब जो है वो एक टेंशन है, और ब्लड कई दफ़ा डोनर से मिल जाता है, कई दफ़ा नहीं भी मिलता। उसके अलावा दूसरा जो इसका ट्रीटमेंट है वो ये है कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। दैट इज़ वेरी 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 पेनफुल प्रोसेस, बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, और बहुत से केसेस में इफेक्टिव भी होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो इतनी इसकी प्रैक्टिस नहीं है, बट इन द अब्रॉड में इसकी प्रैक्टिस तो है वो अच्छी है और इफेक्टिव भी है, लेकिन दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी 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 पेनफुल। उसके बाद सेकेंड है थैलीसीमिया, कोलिस एनीमिया कहते हैं इसे। अमेरिकन पीडियाट्रिशियन ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था, एंड इट इज़ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड हीमोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटी। तो द थैलीसीमिया इट इज़ नॉट अ डिजीज, मतलब ये जो है वो नॉर्मल डिजीज़ नहीं है, कंजेनिटल हो सकता है, या बेसिकली इसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं जेनेटिकली ट्रांसमिटेड हीमोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटी। हीमोग्लोबिन में बार बार मैंने बताया कि इसके अंदर जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, और 4 में 2 अल्फ़ा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। सो इन द केस ऑफ थैलीसीमिया हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन होती है, 2 बीटा चेन में से एक बीटा चेन नॉर्मल होती है, दूसरी बीटा चेन जो है वो एफ चेन होती है, इट इज़ नॉट बीटा चेन। और एफ चेन जो है दिस इज़ द फीटल चेन, यानी कि जो हीमोग्लोबिन फीटस में लाइक इन द गेस्टेशन पीरियड, इन द प्रेगनेंसी पीरियड, जो ह्यूमंस में हीमोग्लोबिन में फीटल चेन मौजूद होती है वो डेवलप नहीं कर पाती है इन द फॉर्म ऑफ बीटा चेन। वो एज इट इज़ जो है वो इन द फ्रॉम आफ्टर द बर्थ वो एज इट इज़ जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफेक्ट आ जाता है। थैलीसीमिया में जो पेशेंट का ब्लड होता है it is characterized by the presence of microcytes by splenomegaly। microcytes small cells होते हैं, splenomegaly spleen enlarge होती है बहुत ज़्यादा, spleen is a spleen organ, megaly enlargement of spleen and by changes in the bones and skin the blood of these patients to be replaced regularly। यहाँ पे भी ब्लड ने जो है वो रिप्लेस करना होता है, इसको भी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट से क्योर कर सकते हैं। और या इसको जो है वो इट इज़ ऑब्वियस बात है कि ये भी एक्सपेंसिव ही है, लाइक बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, लेकिन देखिए तो थैलीसीमिया स्प्लीनोमेगली की वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता या 100% इफेक्टिव नहीं होता। सो बात फिर वहीं पे आ जाती है। उसके बाद लास्ट है एडीमा। एडीमा इज़ द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। सो यू विल से दैट एडीमा इज़ द एक्सेस फ्लूइड इन द टिश्यूज
ऑफ द बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड जो है वो आ जाता है और स्वेलिंग हो जाती है। बेसिक जो इसमें होता है ना वो स्वेलिंग हो जाती है। लाइक जिस तरह बहुत सारे लोग जो है जिनको नॉर्मली जॉगिंग की आदत नहीं होती है, वो भागना शुरू किया हुआ है, सुबह सुबह जो है वो एकदम से भागना शुरू किया हुआ है, तो एट टाइम्स जो है पाँव में स्वेलिंग हो जाती है एंड दैट इज़ पेनफुल एज वेल। वो स्वेलिंग पेनफुल भी होती है क्योंकि उसमें बॉडी फ्लूइड जो है वो भर जाता है। या जो आपके ट्रैफिक वार्डन्स वगैरह या जो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, बिकॉज एडीमा जो है पाँव में उस वक्त होता है जब आपकी खड़ी होने वाली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें जो है वो फ्लूइड ज़्यादा आ जाता है ऑन द इन द टिश्यू और दैट इज़ पेनफुल, समटाइम्स नॉट पेनफुल, तो वो एडीमा कॉज कर देता है। एंड सिर्फ पाँव नहीं होते हैं, हाथ में भी या बॉडी किसी पार्ट में भी, इवन इंटरनल ऑर्गन्स जो है लाइक जो आपके स्टमक वगैरह है वहाँ पे भी सुना होगा आपने, लाइक पेट में पानी वगैरह भर जाना, दैट इज़ एडीमा। उसके अलावा इसके जो है इंट्रासेल्युलर एडीमा इज कॉज्ड बाय ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इन द सेल्स एंड कॉज डिप्रेशन ऑफ द मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो उनकी वर्किंग सही नहीं होती है एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन द ऑक्सीजन स्पेशली इन द सोडियम पम्प। एक्स्ट्रासेल्युलर एडीमा मे बी द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट है एबनॉर्मल लीकेज ऑफ फ्लूइड की एबनॉर्मल लीकेज फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज और फेलियर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम टू रिटर्न फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये पहले ही रीज़न है। एंड दूसरी एडीमा इज कॉज्ड बाय रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर। अगर रीनल यानी कि किडनी फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, मैल फंक्शनिंग है, उसमें भी एडीमा हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ खड़े होने की वजह से जो है वो एडीमा हो रहा हो। अगर किडनी जो है वो मैल फंक्शन है, इन्फेक्शियस नेफ्रॉन्स हैं, तो चूँकि वो मैल फंक्शन नहीं करेगी तो वहाँ पे भी जो है वो एडीमा हो सकता है। एंड एडीमा डिस्टर्ब्स द एक्सचेंज ऑफ कंसंट्रेशन मिनरल्स एंड आयंस इन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स, अफेक्ट्स ब्लड प्रेशर, इंक्रीजेस हार्ट लोड एक्सेट्रा। थोड़ी सी एक्सर्शन से जो है वो हार्ट लोड बढ़ जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्लड।